जब हुकूमत के खिलाफ बगावत का परचम बुलंद हुआ तो इस इलाके के बागियों ने सीधे चंबल का रुख किया। चंबल की घाटी पिछले कई सालों से सरकार के लिए सरदर्द बनी हुई है। चंबल के घाटियों में राज करने की कहानी साहब आज की नहीं, ये तो सदियों पुरानी है। और तो और बड़ा खुशनसीब माना गया वो जो लौटा पीकर चंबल का पानी घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ घाटियाँ और काटेली झाड़ियों में जिसने अपनी रियासत बनाई, जिसने हमेशा अपने उसूलों को सबसे आगे रखा, वही कहलाया चंबल का बीएड या चंबल का बागी। भारत में कहीं भी मारधाड़ या खून करने के बाद सब लोग चंबल ही भाग कर आते हैं, क्योंकि ये खूंखार डाकुओं को ठिकाना है और इन घाटियों को कुदरत ने ऐसा बनाया है। यहाँ पर छिपे डाकुओं को ढूंढ पाना पुलिस वालों के लिए हमेशा से बेहद मुश्किल रहा है। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे शहर धौलपुर में। धौलपुर एक वो शहर है जो कि राजस्थान में सबसे छोटा शहर और राजस्थान की डायमंड सिटी जिसको बोला जाता है, राजस्थान की धड़कन बोला जाता है। आप लोगों ने यकीनन बहुत किस्से सुने होंगे, बहुत मजेदार किस्से सुने होंगे। एक नदी है चंबल, उसके किनारे एक बसने वाला शहर जो धौलपुर है, उसमें बहुत सारे डाकू हैं, बहुत खूंखार रहस्य सुने होंगे, बहुत ड्रामे किस्से सुने होंगे। और धौलपुर के डाकू, चंबल के डाकू बहुत होंगे, बहुत सुने होंगे। तो चलो आज मैं बता दूं, उनमें से रहस्य सच है, हिस्ट्री है, इतिहास है वो। लेकिन आज मैं आपको अपने धौलपुर, अपने राजस्थान की डायमंड सिटी का एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत साइट दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए आइए मेरे साथ। सबसे पहले अपन चलते हैं शेरगढ़ का किला। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि धौलपुर शहर जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस अपने धौलपुरी लाल बरुआ पत्थर के वजह से है, जो कि ग्वालियर किले, आगरा किला और हवा महल और दिल्ली के लाल किले तक में उपयोग हुए हैं। तो मेरे को भी पता नहीं था, जब मैंने इस चीज़ को जाना धौलपुरी लाल बरुआ पत्थर जो इतनी जगह उपयोग किया जा रहा है, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। तो मेरे को एक चीज़ याद आई, आज से 6 साल पहले जब मैं नीट की तैयारी करने जयपुर गया था, वहाँ पर मैं हॉस्टल की तलाश में था। तो हॉस्टल की तलाश में था, वहाँ मेरे को हॉस्टल दिखा था, वहाँ पर लिखा था, वहाँ में रेस्ट्रिक्टेड सिटीज़ होती हैं, एक नाम लिखा रहता है, उसमें धौलपुर का नाम लिखा था। हम लोगों ने पूछा क्यों, तो वो लोग बोलते हैं कि धौलपुर के लोग सही नहीं होते, धौलपुर के डाकू। मेरे को बहुत ख़राब भी लगा, लेकिन मैं वो भी लगा, अरे इतना खौफ। तो चलो अब एक्सप्लोर करते हैं अच्छे से शेरगढ़ किले को। तो अभी मैं खड़ा हूँ इस शेरगढ़ किले के आखिरी दीवार पर, और नीचे खाई है और सामने चंबल के भेड़ है, चंबल के भेड़ ही बोलते हैं ना इनको, सामने चंबल के भेड़ हैं। और शेरगढ़ किले के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि जो शेरगढ़, चलो एक काम करते हैं, पहले शेरगढ़ किले का आप एंट्रेंस देखो, साथ में घूमते घूमते मैं आपको बताता चलता हूँ। आइए तो चलो अब यहाँ से, अब मैं सस्ता बीएड ग्रिल, सस्ता बीएड ग्रिल बनने जा रहा हूँ मैं। ओ तो ये है शेरगढ़ का किला, जो कि चंबल के भेड़ में स्थित है, जो कि चंबल से आते हुए हर राहगीर को आकर्षित करता है, हर एक को दिखता है। हमारा शेरगढ़ किला है, ये जब बरसात होती है ना, तो यकीनन कभी अगर आप लोग आओ धौलपुर और बरसात होती है, तो ये बिल्कुल हरियाली से हरा भरा हुआ रहता है और इतना सुंदर, बिल्कुल कश्मीर वाली वाइब देता है, बिल्कुल कश्मीर वाली। सीधा क्या है इधर, सीधा चला जा। और हमारे इधर क्या है, हाँ, तो ये लोग मेरे को प्लानिंग कर रहे हैं, ये कुआं है इसमें वो करने की। तो ये है शेरगढ़ का किला, जो कि 1532 में महाराजा मालदेव के द्वारा बनवाया गया था, जिसके बाद शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण कर अपना लिया और उसके बाद इसको शेरगढ़ किला नाम दे दिया।
और इस किले के बहुत रहस्य हैं, बहुत राज हैं, बहुत ही रोमांचक हैं। ये है मेरा शहर। तो आइए मेरे साथ। आप लोगों ने कभी भी किले वगैरह जाते होंगे, आप लोगों ने देखा होगा कि दीवार होती है ऐसे टाइप में, मतलब हेड से टाइप में। चलो आओ पहले आप उसको देखो, फिर मैं बताता हूँ वो है क्या। तो ये दीवार है जो कि ये पहले क्यों बनाई जाती थी। पहले जब राजा महाराजा राज करते थे पहले के समय में, तब यहाँ पर जो सेना होती थी, इनकी सेनाएं यहाँ पर चढ़ी होती थी, और कोई भी दूसरा राजा या कोई भी यहाँ पर हमला करने की कोशिश करता था तो यहाँ से एक जना डंका बजाता था, या फिर उनका कोई जो भी सिंबल होता था वो बजाता था, जिससे हर एक को पता चल जाती थी और सब तैनात हो जाया करते थे। तो ये दीवार सिर्फ इसी वजह से बनाई जाती है। तो जब शेरगढ़ किला बनना था, जब महाराजा मालदेव इस किले को बनवा रहे थे, उसी समय उन्होंने एक हनुमान जी के मंदिर की स्थापना करवाई थी, जो कि अभी तक स्थित है शेरगढ़ के किले से बिल्कुल ही नज़दीक। मैं नहाया नहीं हूँ, मैं इसीलिए अंदर नहीं जा रहा हूँ, सो सॉरी। ठीक है, वरना मैं अंदर से भी दिखाता। सॉरी भगवान जी, आज मैं ऐसे ही सज धज के आ गया हूँ, मैं नहाया नहीं हूँ। तो चलो, ये हनुमान जी का मंदिर। रुको जरा, सब्र करो। चंबल नदी, जिसके आप लोगों ने हजारों किस्से सुने हैं, बहुत सारी फिल्में देखी होंगी यहाँ पर जो बनी हुई होंगी, बहुत ही शानदार। यहाँ पर जो बोला जाता है चंबल के डाकू, धौलपुर के डकैत, चंबल के डकैत सब यहाँ पर भेड़ों में बसे हुए हैं। चंबल नदी है वो 1024 किलोमीटर तक चलती है, और उसके बाद यूपी की यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। पहले आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे धौलपुर की चंबल नदी। धौलपुर की चंबल नदी में इसलिए बोलता हूँ कि हम यहाँ रहते हैं, तो हमें गर्व है कि हम रह रहे हैं यहाँ, तो हमें एक आदत हो गई है। चंबल के चीते, चंबल के बागी, जो बहुत सारे नामों से बुला के जाता है। तो चलो आओ, सबसे पहले मैं आपको हमारा पूरा चंबल नदी दिखाता हूँ। लोगों ने अगर महाभारत के बारे में जानते होंगे, महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत से भी जुड़ा एक किस्सा है हमारी चंबल नदी का। महाभारत में चंबल का उल्लेख चरम दयावती के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता था कि ये राजा रंतिदेव द्वारा बड़ी संख्या में बलिदान किए गए जानवरों के रक्त का परिणाम था। और तो और एक पौराणिक यानी पुरानी कथा के अनुसार द्रौपदी ने चंबल नदी को श्राप दिया था, जिस कारण चंबल नदी के पानी का उपयोग नहीं करते थे, और शायद इसी वजह से चंबल नदी को पवित्र नदियों में दर्जा नहीं दिया जाता है। चला कैप्टन, यस, 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो जाके कर दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटा सब बजा डालो। चलो कट, अरे आ जाओ, आराम से आराम से। तो है हमारे चंबल का रास्ता, और ये हमारा मुक्ति का
ये हमारा मुक्तिधाम शमशान घाट। यहाँ से जाओगे तो चंबल जाओगे, हाँ, यहाँ से जाओगे तो भगवान के पास। सुन लिया ना। और शमशान घाट जो है वो पूरे विश्व में अगर सबसे पवित्र जगह कोई है तो वो शमशान घाट ही है। इस चीज़ को याद रखना। हरिद्वार होए, ऋषिकेश होए, बहुत चीज़ें लोग बोलेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पवित्र जगह शमशान घाट ही है, क्योंकि मुक्ति तो तुम्हें यहीं से मिलती है ना। तो चलो अब हम चलते हैं। कहाँ चलना? मचकुंड। मचकुंड चलते हैं, आओ बैठो। कट। 2 hours later. तीर्थों की नानी देवयानी के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत चर्चे हैं, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ तीर्थों के भांजे के बारे में। धौलपुर में स्थित मचकुंड को तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। तो पहले आप देखिए, फिर आगे बात करते हैं। मान्यता है कि मचकुंड में स्नान करने के बाद ही 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। और तो और मचकुंड में जब मेला लगता है तब वहाँ पर विभिन्न जगहों के धौलपुर, ग्वालियर, आगरा, मुरैना बहुत जगह से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं अपनी तीर्थ यात्रा को सफल करने के लिए। और मान्यता ये भी है कि मचकुंड सरोवर में देवछठ वाले दिन स्नान करने से बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। तो चलो बात करते हैं मचकुंड के इतिहास की। मचकुंड के इतिहास से याद आया कि हमारे यहाँ मचकुंड में मेला भी लगता है। इस मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के लोगों को साथ साथ ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा अन्य स्थानों से भी श्रद्धालु आते हैं। यहाँ भी साधु संत शाही स्नान करते हैं और उसके बाद मचकुंड में मेले का आगाज होता है। यहाँ मेला गणेश चतुर्थी की अगले दिन ऋषि पंचमी और छठ को आयोजित होता है। इस दौरान यहाँ बड़ी संख्या में साधु संत बैंड बाजों के साथ पहुंचते हैं। तो अब बात करते हैं मचकुंड के इतिहास की। मचकुंड मेले की मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल्यावन के अत्याचार बढ़ने लगे, सभी परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने काल्यावन को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध किया। इस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा। तब लीलाधर ने छल से मचकुंड महाराज के जरिए काल्यावन का वध कराया था, जिसके बाद काल्यावन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई और इसके बाद से ही आज तक मचकुंड महाराज की तपोभूमि देवछठ के मौके स्नान पर्व आयोजित होता है। तो मैं आ चुका हूँ घंटाघर के सामने। यह धौलपुर का घंटाघर और हमारे भारत का सबसे बड़ा घंटाघर, जिसको निहाल टावर भी बोला जाता है, जो कि 1880 में राजा निहाल सिंह के द्वारा बनवाना इसका कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था बनवाने का, और 1910 में यह बन के पूरा हो चुका था। 150 फीट का है और इसकी रेंज, अगर ये यहाँ से जो टॉप है ऊपर तक चढ़ने के लिए 125 सीढ़ियाँ लगती हैं और इसकी रेंज यहाँ से अगर बसता है तो स्टेशन तक इसकी आवाज़। और 1910 में राजा राम सिंह के द्वारा पूरा बन चुका था, लेकिन अभी इसमें हम जा नहीं सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मकड़ी, बहुत ज़्यादा जाले हैं, इस कारण हम लोग जा नहीं सकते। तो आप देख सकते हो, यह है मेरे पीछे घंटाघर और बहुत अच्छा लगता है। और जब कुछ इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे होता है तो उसको बहुत अच्छे से सजाया जाता है पूरा ट्रे कलर में, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
तो ये था धौलपुर का मिनी टूर। आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अब बात करते हैं धौलपुर की संस्कृति। धौलपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, क्या राजस्थानी झलक है धौलपुर में? तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ धौलपुर की संस्कृति और धौलपुर की भाषा। धौलपुर में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा टच होने के चक्कर में धौलपुर में जो भाषा बोली जाती है वो है ब्रज भाषा। तो धौलपुर के बारे में बताने से पहले मेरे को याद आया, धौलपुर के फाउंडर हैं, उनका नाम है धवल देव। धौलपुर का पहले नाम था धवलपुरी। और पूरे भारत में 5 मिलिट्री स्कूल हैं, उनमें से एक मिलिट्री स्कूल हमारे धौलपुर में भी है। और ऐसे में को याद आता जा रहा है, मिलिट्री स्कूल से एक और चीज़ याद आई, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो क्वालिफाई कर लेता है आईएएस और यूपीएससी में, उसके बाद जो उनका इंटरव्यू होता है वो भी पूरे भारत में वो भी धौलपुर हाउस में होता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पर इस व्लॉग को भी यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये वैसे व्लॉग नहीं था, ये एक मैंने शॉर्ट फिल्म की तरह प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। आई होप आप सब लोगों को अच्छी लगी हो। मैंने इसमें एडिटिंग बहुत दिल से की। एक तो मेरा शहर, मतलब वैसे मैं भी वैसे भी दिल से करता हूँ, लेकिन इसमें मैंने और ज़्यादा मेहनत की। तो यहाँ पर अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में जितने शॉट्स हैं, मतलब जिसमें मैं दिख रहा हूँ वो सारे शॉट्स पीछे से, जो बैकग्राउंड जो कैमरा पर्सन था मेरा, तो ये इंसान था, साहिल खान इसका नाम है। इस बंदे ने बहुत अच्छे शॉट्स लिए, पूरे समय मेरे साथ रहा। तो चलो अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तो चलो अब चलते हैं घर, और भी बहुत काम है। अब घर जाते हैं गाइस, बहुत रात हो चुकी है, टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं, कुछ खाया पिया नहीं है। चलो बाय।